हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और बहुत सारे रिक्वेस्ट और मेल के बाद ये लेक्चर मैं आज तैयार कर रहा हूं, विच इज रिलेटेड टू लेटेस्ट अमेंडमेंट इन एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो वर्तमान संशोधन हुए हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो दो ही महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं। पहला ये कि सेक्शन 1 में जब हम जाते हैं एससी एसटी एक्ट में, तो वहां पर इसके विस्तार की हम बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट। तो वहां लिखा हुआ है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह कानून लागू हुआ है। लेकिन आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो हटा 2019 में, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो ये जो हमारे पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके द्वारा एससी एसटी एक्ट जो है ये भी अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। तो आपके पास दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम को फेस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कानून जब लागू हुआ, एट दैट टाइम इसका एक्सटेंड कहां तक था। तो इट वाज एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब जबकि ये लागू हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अभी ये कानून कहां लागू है, तो इसका आंसर आपके लिए यही होगा कि भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू है। दूसरा जो अमेंडमेंट आया है वो आया है सेक्शन 18A। तो सेक्शन 18A बताने के पहले मुझे बताना होगा सेक्शन 18 क्या है, और मुझे थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा आपको कि ये अमेंडमेंट क्यों आया। तो सेक्शन 18 जो है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 438 ऑफ CRPC 1973। काम की बातों को नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। तो सेक्शन 18 जो है दैट इज रिलेटेड टू 438। एंड व्हाट इज 438? तो सीआरपीसी का सेक्शन 438 निकाल कर देखें तो वहां पता चलता है हमें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन, अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान है। तो ये अग्रिम जमानत क्या है, आपको ये भी समझना होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और समझाऊं कि अपराध जमानत के बारे में बात करें तो दो तरह के होते हैं, वन इज बेलेबल ऑफेंस एंड वन इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध। अब अपराध जमानती है तो उसमें जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा है, उसको जमानत के अधिकार होते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22 रेड विद आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे उसका मूल अधिकार बताते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत ही जमानत दे दिया जाएगा पुलिस स्टेशन से, अगर अपराध जमानती है। अगर अपराध गैर जमानती या नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। फिर उसे जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये जो है मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर पर बेस्ड होगा। इसके लिए एप्लीकेबल होता है सेक्शन 437 सीआरपीसी का, जहां पर सारे प्रोविजन दे रखे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से लोगों को कब जमानत पर छोड़ना चाहिए। तो ये तो हुआ जमानत के बारे में प्रावधान। अब समझिए कि एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 18 क्या है। इसमें लिखा है सीआरपीसी का 438 इस एक्ट को लागू ही नहीं होगा जिसमें एंटीसिपेटरी बेल है। और 438 में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका है, इफ ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अप्रीहेंशन, कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, गैर जमानती अपराध के लिए, तो वो सीधे ही गिरफ्तारी से पहले कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जा सकता है। मैं रिपीट कर दूं, अगर उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किए जाने की आशंका है तो वो सीधे ही कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जा सकता है और 438 के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है बेल के लिए। अभी अरेस्ट नहीं हुआ और अरेस्ट होने से पहले बेल का एप्लीकेशन लगाया है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। अब कोर्ट सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि हां ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए तैयार है और इसे बेल पर छोड़ देने से एंड्स ऑफ जस्टिस सफर नहीं करेंगे, न्याय के उद्देश्य विफल नहीं होंगे, तो कोर्ट उसे जमानत पर छोड़ सकता है। यहां भी ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन शक्ति होती है, तो व्यक्ति के पास अधिकार है। अब एससी एसटी एक्ट का जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट है 1989 का, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये वाला प्रोविजन इस एक्ट को एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति
SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल चाहता है तो ना तो वो हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकता है और ना ही कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकता है। तो उसके एंटीसिपेटरी बेल के राइट्स को खत्म करता है सेक्शन 18। अब एक केस आया 2017 का, जिसमें कि जजमेंट आया है 2018 में। महाराष्ट्र का केस है ये, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। बहुत ही ये केस बहुत चर्चा में रहा। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते रहे 2018 में तो आपको ये ज़रूर जानकारी होगी कि इस केस में बहुत इसके फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इस फैक्ट्स में सुभाष काशीनाथ महाजन का अरेस्ट हुआ था SC/ST एक्ट में, और बाद में कोर्ट ने उसे बरी किया। महाजन को इसलिए बरी किया गया था कि उनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो प्रूव नहीं हुए, और कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो मामला है ये झूठे तरीके से लगाया गया था। सुभाष काशीनाथ महाजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपने अधिकारों के रक्षण के लिए। सुभाष काशीनाथ महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया और उन्होंने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारी जो झूठे मामलों में हो जाती है, इससे लोगों के मूल अधिकार का हनन होता है, आर्टिकल 22 और 21 का। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी। ये आया गाइडलाइन मार्च 2018 में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया और कहा कि इस एक्ट में जब कभी किसी के खिलाफ शिकायत होगी तो पहले प्राइमरी इंक्वायरी होगी, प्रारंभिक जांच होगी, और जांच के बाद ही कोई मामला दर्ज किया जाएगा। पहली बात तो कोर्ट ने यह कही थी। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार जो न्यायालय तक पहुंचने के अधिकार हैं, उसको कोई भी कानून बनाकर नहीं छीन सकता, क्योंकि जो धारा 18 है वो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए जाने पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 18 जो है अब इनऑपरेटिव हो गया है, और SC/ST एक्ट में भी कोई भी व्यक्ति सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड कर सकता है। ये जजमेंट आया। तो ये जजमेंट जो है, अगर हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात करें, अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम की बात करें, तो ये जजमेंट बहुत ही अच्छा था, विधि सम्मत था। लेकिन समाज दो धड़ों में बट गया। उस समय बड़ा बहस का मुद्दा ये बन गया सोशल मीडिया पे। कुछ लोग ये कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया है, कुछ कहने लगे कि आरक्षण कैसे खत्म कर दिया है, कुछ भी बातें हो रही थी। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और ये कहा कि ऐसे तो ये कानून कमजोर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को कमजोर कर दिया है, लोग ये कहने लगे, और केंद्र सरकार ने दबाव में आकर के संशोधन लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए धारा 18 क लाई गई है, 18A। तो धारा 18 क की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं हिंदी और इंग्लिश में। ये आपके सामने स्लाइड में आ रहा है, आप इसे देखिए और फिर मैं कम शब्दों में से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेक्शन 18A SC/ST एक्ट रीड्स एज, सेक्शन 18A सबसेक्शन 1 रीड्स एज, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, क्लॉज A, preliminary inquiry shall not be required for registration of a first information report against any person. Clause B says that the investigation officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person against whom an accusation of having committed an offense under this act has been made, and no procedure other than that provided under this act or code shall apply. Subsection 2 reads says, the provision of section 438 of the code shall not apply to a case under this act, notwithstanding any judgment or order of the or direction of any court. धारा 18 क प्रावधानित करती है कि उपधारा 1 के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए क किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं होगी। ख अन्वेषण अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो तो इस अधिनियम के अधीन या और किसी कानून जो तत्समय प्रवृत्त हो। खंड 2 उपधारा 2 प्रावधान करती है, न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के प्रावधान अधिनियम को लागू नहीं होंगे। सो अभी आपने धारा 18A सेक्शन 18A की भाषा देखी। इसमें दो ही बातें स्पष्ट कर दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया था। पहली बात तो ये कर दी गई है कि किसी भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर SC/ST एक्ट में किसी के अगेंस्ट कोई शिकायत हुई है, कंप्लेंट हुई है, FIR हुई है, तो इमीडिएट गिरफ्तारी की जा सकेगी। दूसरी बात यह लिखा है कि कोर्ट के किसी भी निर्णय के होते हुए, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी हो, 438 के प्रोविजंस SC/ST एक्ट को लागू नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही मैं रिपीट कर दूं,
तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए SC/ST एक्ट के अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे और एक ब्रॉड व्यू आपका बन रहा होगा लॉ और जुडिशियल सर्विसेज और लीगल सर्विसेज के इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आप कोई भी बात रखना चाहते हैं अपनी, तो आप बात तर्कपूर्ण ढंग से रखें। आप कमेंट बॉक्स में आए, आपका स्वागत है। और एक समझदार नागरिक होने का परिचय देते हुए आप अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखें। कोई भी अपशब्द या गाली गलौज या दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही समझदार हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी लेक्चर लाइए, हिंदी में भी लाइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर लेकर आऊं, मिक्स्ड लैंग्वेज में लेक्चर लेकर आऊं और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता रहूं। आपको सिर्फ ये करना है कि जुड़े रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।